एक आदमी खाना छोड़ देता है, ना उसके पास कोई हथियार है, ना उसके पास कोई पॉलिटिकल पावर, लेकिन फिर भी कभी-कभी पूरी सरकार उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो जाती है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एजुकेशन रिफॉर्मर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। उनके साथ कई स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट भी भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हंगर स्ट्राइक होती क्या है? क्या सिर्फ खाना छोड़ देने से सरकार पर प्रेशर बन सकता है? इसकी हिस्ट्री क्या है? गांधी जी ने इसका क्या इस्तेमाल किया था? और सबसे इम्पोर्टेंट, इंस्टाग्राम रील्स, ट्विटर ट्रेंड्स और डिजिटल कैंपेन्स के दौर में क्या हंगर स्ट्राइक आज भी उतनी रिलेवेंट है जितना 1947 में थी? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक बात से समझते हैं कि हंगर स्ट्राइक या भूख हड़ताल एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट का तरीका है, जिसमें प्रोटेस्ट करने वाला अपना व्यक्ति जो होता है अपनी बात मनवाने के लिए खाना छोड़ देता है। पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका ऑब्जेक्टिव किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। ये किसी बिल्डिंग को जलाने या पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ने वाला प्रोटेस्ट नहीं है। इसका पूरा पर्पस होता है मोरल प्रेशर क्रिएट करना। ये एक मैसेज होता है कि मेरी बात इतनी इम्पोर्टेंट है कि मैं उसके लिए अपनी जान तक रिस्क में डालने को तैयार हूँ। आमतौर पर हंगर स्ट्राइक दो तरह की होती है। पहली होती है ड्राई हंगर स्ट्राइक। इसमें प्रोटेस्ट करने वाले व्यक्ति खाना और पानी दोनों नहीं लेता है। और काफ़ी डेंजरस भी ये होता है क्योंकि शरीर पर काफ़ी गंभीर असर बहुत जल्दी दिखने लगता है। दूसरी होती है वेट हंगर स्ट्राइक। इसमें खाना तो नहीं खाया जाता, परंतु पानी या फिर जितने भी द्रव्य पदार्थ होते हैं जैसे कि ग्लूकोज या फिर जूस लिया जाता है। ज़्यादातर पॉलिटिकल मूवमेंट्स इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। इसका हिस्ट्री कितना पुराना है देखें तो अगर हम एग्जैक्ट ओरिजिन की बात करें तो वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री में 1878 का रशिया का हंगर स्ट्राइक काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। उस समय रशिया में सार का यानी राजा का रूप था। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और रिवॉल्यूशनरीज को जेल में डाल दिया गया था। सेंट पीटर्सबर्ग की पीटर एंड पॉल जेल में बंद कई पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने जेल की इनह्यूमन कंडीशंस के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की थी। उनकी डिमांड सिंपल थी कि हम इंसानों की तरह ट्रीट किए जाएं, लेकिन अथॉरिटीज़ को रिस्पॉन्स बहुत ही ब्रूटल था। जब प्रिजनर्स के परिवार वालों ने मिलिट्री अथॉरिटीज से मदद मांगी तो एक जनरल ने रिपोर्टेडली यही कहा कि उन्हें मरने दो, उनके लिए ये ताबूत भी मैंने बनवा के रखे हुए हैं। ये इंसिडेंट दुनिया को ये दिखाता है कि हंगर स्ट्राइक सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं होता, कभी कभी ये स्टेट और सिटीजन के बीच में मोरल बैटल भी बन जाता है। जब महिलाओं ने दुनिया बदलने के लिए भूख हड़ताल की करीब 20th सेंचुरी की शुरुआत में यूरोप और अमेरिका में महिलाओं के पास वोट देने का अधिकार नहीं था। वुमेन सफरेज मूवमेंट चल रहा था। कई एक्टिविस्ट को गिरफ्तार भी कर लिया गया था और उन्हें जेल में डाल दिया गया था, लेकिन उनका कहना था कि हम क्रिमिनल्स नहीं हैं, हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं। 1909 में मैरियन वेलेस डनटॉप ने हंगर स्ट्राइक शुरू की थी। सिर्फ 91 घंटे बाद अथॉरिटीज को उन्हें रिलीज करना। बाद में यह मूवमेंट ब्रिटेन से अमेरिका पहुंचा। 1917 में व्हाइट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट करने वाली कई महिलाओं एक्टिविस्टों को गिरफ्तार किया। जेल के अंदर उन्होंने भी हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। पब्लिक सिंपैथी बढ़ने लगी, मीडिया ने इशू दिखाया और धीरे धीरे गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ता गया। ये मूवमेंट सिर्फ वोटिंग राइट्स का नहीं है, ये इक्वालिटी और डेमोक्रेसी का आइडिया की लड़ाई है। आयरलैंड का मूवमेंट और बॉबी सैंड 1981 में नॉर्दर्न आयरलैंड की जेल में आईआरए का कई मेंबर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे। उनकी डिमांड थी कि उन्होंने ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स की तरह नहीं बल्कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तरह ट्रीट किया जाए। इस मूवमेंट का सबसे फेमस नाम था बॉबी सैंड्स। हैरानी की बात यह है कि हंगर स्ट्राइक के दौरान ही वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपी भी चुन लिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ी। 66 दिनों बाद 66 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुए, ब्रिटिश गवर्नमेंट की काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई और नॉर्दर्न आयरलैंड पॉलिटिक्स पर इसका गहरा असर पड़ा। इंडिया और गांधी की बात की जाए तो इंडिया में अगर हंगर स्ट्राइक की बात हो और गांधी जी का नाम ना आए तो ये बात अधूरी हो जाती है।
1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के दौरान गांधी जी ने मिल वर्कर्स की बेटर वेजेस के डिमांड को सपोर्ट करने के लिए पहली भूख हड़ताल की थी। गांधी जी का मानना था कि वायलेंस टेम्पररी विक्ट्री दे सकती है, लेकिन मोरल पावर परमानेंट इम्पैक्ट छोड़ती है। 1931 में उन्होंने कम्युनल अवार्ड के खिलाफ फास्ट अनटू डेथ शुरू किया था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रपोजल था जिसमें सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का प्रोविजन था। गांधी जी को लगता था कि इससे इंडियन सोसाइटी और ज़्यादा डिवाइड हो जाएगी। बाद में नेगोशिएशन हुई और पूना पैक्ट सामने आया। चाहे लोग गांधी जी का डिसीजन से अग्री करें या ना करें, लेकिन एक बात क्लियर थी, उन्होंने हंगर स्ट्राइक को दुनिया भर में एक पॉलिटिकल वेपन के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पावरफुल एग्जांपल 1952 में पोट्टी श्रीमेनु ने तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए एक अलग आंध्र स्टेट की डिमांड को लेकर हंगर स्ट्राइक शुरू की। दिन गुजरते गए, प्रेशर बढ़ता गया, लेकिन डिमांड नहीं मानी गई। 58 दिन बाद उनकी डेथ। उनकी मौत के बाद पूरे रीजन में प्रोटेस्ट फूट पड़े। आखिरकार गवर्नमेंट को आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा और इसी इंसिडेंट ने इंडिया में लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की प्रोसेस को जन्म दिया। सोचो, एक व्यक्ति की भूख हड़ताल ने इंडिया का पूरा पॉलिटिकल मैप भी बदल के रख दिया। हंगर स्ट्राइक काम इसलिए करती है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मोरल प्रेशर। गवर्नमेंट के पास पुलिस होती है, लॉ होता है, पावर होती है, लेकिन जब व्यक्ति खुद की ही जान दांव पे लगा देता है तो पावर का ट्रेडिशनल मॉडल हिलने लगता है। सरकार के सामने एक मोरल डिलेमा खड़ा हो जाता है। अगर डिमांड मान ले तो प्रेसिडेंट सेट होता है, और अगर इग्नोर कर दे तो पब्लिक सिंपैथी प्रोटेस्ट करने वालों के साथ जा सकती है। लेकिन हर हंगर स्ट्राइक सक्सेसफुल नहीं होती। उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है। पहला, लोगों का उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि लोगों को ही नहीं पता तो फिर प्रेशर ही नहीं पड़ पाएगा ना सरकार पर। दूसरा, पब्लिक को लगना चाहिए कि डिमांड जेन्युइन है और फेयर है। ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाए तो प्रेशर नेचुरली बढ़ने लगता है। अगर आज की बात की जाए कि क्या ये आज भी रिलेवेंट है, तो शायद ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल हो सकता है इस डिजिटल पेटिशंस चलती हैं, पॉलिटिकल नेगोशिएशंस होती हैं और कई बार एक वायरल ट्वीट भी नेशनल डिबेट शुरू कर देता है। तो फिर हंगर स्ट्राइक की ज़रूरत क्या है? मेरे हिसाब से हंगर स्ट्राइक आज भी रिलेवेंट है, लेकिन पहले जैसा पावरफुल ना हो, क्योंकि आज मीडिया साइकिल बहुत फास्ट है। आज का ट्रेंडिंग टॉपिक कल लोग भूल जाते हैं। अभी गाना चला था ना, साजन 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 वाला, 2 दिन चला भूल गए। ऐसे ही कई सारे ट्रेंड, तो इसको लोग एक ट्रेंड के रूप में देखते हैं। ऐसे में सिर्फ भूख हड़ताल पर बैठ जाना काफ़ी है। उसके साथ पब्लिक सपोर्ट, मीडिया अटेंशन और डिजिटल कैंपेन्स की भी बहुत ज़रूरी है। सोनम वांगचुक का करंट मूवमेंट इसी बात को दिखाता है। उनके मूवमेंट से को सपोर्ट भी मिल रहा है, डिस्कशन भी हो रही है, लेकिन अभी तक उनकी सारी डिमांड्स पूरी नहीं है। सारी क्या, एक भी पूरी नहीं। इसी तरह 2024 में लद्दाख और 6th शेड्यूल के मुद्दे पर भी उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी। नेशनल लेवल पर डिबेट हुई थी, लेकिन सारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई। कंक्लूजन तो ये मिलता है कि हंगर स्ट्राइक पुरानी हो चुकी है, तो ऐसा नहीं कि अगर कोई बंदा कहे कि भाई अब तो हंगर स्ट्राइक पुरानी हो चुकी है, अब कोई मतलब नहीं, तो ये मुझे गलत लगता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल सकती है पर पॉलिटिक्स नहीं बदलती है। लेकिन सेक्रीफाइस की वैल्यू शायद कभी पुरानी नहीं होगी। हंगर स्ट्राइक हमें याद दिलाती है कि कभी कभी एक अकेला इंसान भी पूरे सिस्टम को सवाल पूछने पर मजबूर कर सकता है। अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि हंगर स्ट्राइक आज भी इफेक्टिव प्रोटेस्ट है, या फिर सोशल मीडिया और डिजिटल एक्टिविज्म के दौर में इसकी रिलेवेंस कम हो चुकी है? अपने ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल सब्सक्राइब करके रख देना ऐसे ही कमाल की वीडियोस के लिए। और 20 जनवरी को कौन कौन दिल्ली जा रहा है ये ज़रूर बताना।